Hello everyone, I am Dr. Diksha Sharma and I am the director here at Pushpanjali IVF. We are based in Agra. हमारे फेसबुक लाइव सीरीज़ के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेल इनफर्टिलिटी या जिसे हम कहते हैं पुरुष निसंतानता। जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, अगर कोई दंपति 1 साल तक बच्चे की लगातार कोशिश के बाद कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं और किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की राय दी जाती है। इनफर्टिलिटी के कारणों में अगर ये एक बहुत ही भ्रांति है कि क्योंकि एक औरत बच्चे को जन्म देती है कि औरतों में ही कारण से इनफर्टिलिटी होती है, बट ऐसा सच नहीं है। अगर हम परसेंटेजेस को देखें तो 1/3 केसेस में जो मेल हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। 1/3 केसेस में जो महिला हैं उनमें कमी के कारण इनफर्टिलिटी होती है और 1/3 केसेस में दोनों महिला और पुरुष में कमी हो सकती है। टोटली जो है 50 से 60% केसेस में पुरुष में भी कोई ना कोई कमी जो है मेल इनफर्टिलिटी जो है वो होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी इनफर्टाइल कपल को देखें कि हम दोनों पुरुष और महिला को एक साथ जांचें और महिला की किसी भी जांच से पहले पुरुष की जांच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुरुष की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है जो मेल इनफर्टिलिटी की वो होता है सीमन एनालिसिस, और ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसलिए कोई भी इन्वेजिव टेस्ट करने से पहले सीमन एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। जब हम सीमन एनालिसिस की बात करते हैं तो सीमन एनालिसिस जो है सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो बताए जाएं मेल को। 2 डेज़ से 7 डेज़ का गैप होना चाहिए। जो सीमन का टेस्ट है वो जहाँ पे सेंटर है वहीं पे करना चाहिए, बिकॉज़ इमिजिएटली जो है सीमन को जांचना चाहिए। अगर सीमन का सैंपल काफ़ी देर बाद देखा जाए तो उसमें जो है काउंट और मोटिलिटी में कमी आ सकती है। उसके लिए जो कंटेनर दिया जाता है वो वाइड माउथ कंटेनर होना चाहिए। वो ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जो स्पर्म्स के काउंट और मोटिलिटी पे असर ना करे। मोस्टली जो अच्छा सेंटर है वहाँ पे सीमन कलेक्शन रूम सेंटर में ही होना चाहिए और जिसमें एक अटैच बाथरूम होना चाहिए, ताकि इमिजिएटली सीमन सैंपल देने के बाद उसको जांच लिया जाए। जब सीमन के सैंपल में जो हम चीज़ें देखते हैं वो हम स्पर्म की काउंट को देखते हैं, स्पर्म की गतिशीलता या मोटिलिटी देखी जाती है। मोटिलिटी में भी कितने जो शुक्राणु हैं वो आगे दौड़ रहे हैं या जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, कितने जो शुक्राणु अपनी जगह पे ही हिल रहे हैं जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, या कितने शुक्राणु हैं जो हिल नहीं रहे हैं जिसे हम कहते हैं इमोटाइल स्पर्म्स देखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक सीमन एनालिसिस है उसमें जो चेक किया जाता है वो है कि शुक्राणु की बनावट कैसी है। एटलीस्ट 200 स्पर्म्स को काउंट करके कितने स्पर्म्स में जो स्पर्म है उसमें एक हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है, और हर एक अंग का जो है फर्टिलाइजेशन में या बच्चा बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल है। तो कितने जो शुक्राणु हैं उनकी बनावट बिल्कुल सही है वो देखना ज़रूरी है। कोई भी जब टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं और सीमन एनालिसिस के लिए इस वक्त हम जो 2010 में WHO 5th मैनुअल के अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली जो काउंट है अगर 15 मिलियन पर ml से कम होता है तब हम कहते हैं कि शुक्राणु में कमी है, या जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अगर जो मोटिलिटी है वो 40% से कम हो तो उसे कहा जाता है एस्थेनोस्पर्मिया। अगर जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो एटलीस्ट 32% होनी चाहिए, और सही बनावट वाले शुक्राणु एटलीस्ट 4% से ज़्यादा होने चाहिए। देखा जाए तो अगर किसी के बच्चे हैं या नॉर्मल सीमन सैंपल है तब उसमें भी जो है केवल 5 से 10% स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो बनावट जिनकी सही होती है। तो एक सिंपल टेस्ट से हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो है या नहीं है।
और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है बता सकते हैं कि पुरुष जो है वो में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरे एंड पे कभी कभी जो है जब काउंट बिल्कुल ही ज़ीरो होता है तब उनसे हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। ऐसे केस में जब हम सीमेन सैंपल देखते हैं तो कोई भी लाइव स्पर्म हमें नहीं मिलता है। अगर कोई भी एक टेस्ट में कभी कमी आती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें जो सीमेन टेस्ट है वो दोबारा रिपीट करना चाहिए, बिकॉज एक टेस्ट से हम कभी भी सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। 1 से 3 महीने बाद जो सीमेन टेस्ट है वो रिपीट करते हैं और दोनों टेस्ट के एवरेज से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने हद तक प्रॉब्लम है मेल में। अगर एज़ोस्पर्मिया आता है या कोई भी स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद भी उस सैंपल को दोबारा हाई स्पीड पे जो एक मशीन है उसमें हम स्पर्म को, जो शुक्राणु का सैंपल है, उसे मूव चलाते हैं और तब दोबारा चेक किया जाता है। क्योंकि अगर कुछ भी स्पर्म अगर हमें सीमेन सैंपल में मिल रहे हैं तो हम जो है छोटे मेथड से भी बेबी बनाने की जो है हम कोशिश कर सकते हैं। अगर एक सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आता है तो फिर हमें ज़्यादा मेल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो फिर आगे और टेस्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी है कि एक्सपर्ट से, जो कि एंड्रोलॉजिस्ट हैं या इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जो मेल है उसकी जांच कराई जाए और जांच से हम ये काफ़ी हमें अनुमान लगता है कि क्या कारण हो सकता है स्पर्म्स में कमी या एब्सेंस का, और हमें आगे भी बच्चा बनाने के लिए कितनी उम्मीद रहेगी स्पर्म मिलने की, वो हमें जांच से पता लग सकता है। इसके अलावा अगर एज़ोस्पर्मिया होता है या निल स्पर्म होते हैं तो हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं। हार्मोन टेस्ट भी हमें आगे स्पर्म्स मिलने की कितनी उम्मीद है उसमें हेल्प करते हैं। जेनेटिक टेस्ट या जो आनुवांशिक टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, क्योंकि 10 to 12% केसेस में जेनेटिक कमी के वजह से भी एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। और अगर कुछ जेनेटिक या आनुवांशिक कमी निकलती है तो वो आगे आपके होने वाले बच्चे में भी कई बार जा सकती है। कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड भी कराने की राय दी जाती है। पुरुषों में ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के लिए 2 तरीके के अल्ट्रासाउंड एडवाइस किए जाते हैं। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड भी करा जाता है या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं, तो ज़्यादातर जैसे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं तो अधिकतर बहुत सारे कारण नॉर्मल जांचों में सामने नहीं आते हैं। इसे हम कहते हैं इडियोपैथिक, कि हमें कोई एक ऑब्वियस कारण नहीं है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा जो मेन कारण होते हैं वो 10-12% केस में, जैसे मैंने कहा, जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, आनुवांशिक कमी हो सकती है। उसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो मेल क्रोमोसोम होता है, उसमें कई बार डबल हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो सकता है। कई बार इसी वाई क्रोमोसोम पे छोटे छोटे जो जीन्स हैं उनके डिलीशन या वो जो है मिट गए हैं, उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हुआ हो या कई लोगों के एक ही टेस्टिस होती है, या बचपन में कई बार टेस्टिस सही जगह पे नहीं होती और उसका समय पे ऑपरेशन नहीं किया गया हो। कोई इन्फेक्शन हो गई हो जिससे नली ब्लॉक हो जाती हैं जो कि स्पर्म्स को बाहर लेके आती हैं। जैसे इवन जो टीबी का इन्फेक्शन है वो कई बार जो है मेल ग्लैंड्स को अफेक्ट कर सकता है। कभी फिलेरियसिस होता है जिससे जो नलों में इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो सकती है। अगर स्मोकिंग से भी बहुत ज़्यादा स्पर्म्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। कोई और एडिक्शंस या ड्रग्स लेते हैं उससे असर पड़ सकता है। कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स की को जो है नष्ट कर सकते हैं या मोटिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर आप दवा ले रहे हैं उससे अफेक्ट हो सकता है। कई सारे व्यवसाय में भी कुछ जैसे सुनार होते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, या अगर किसान कोई कीटनाशक दवाओं से भी जो है स्पर्म्स में कमी आ सकती है। इसके अलावा कोई सर्जरी हुई है या कई बार नसबंदी हुई है, उससे भी स्पर्म्स जो हैं ज़ीरो हो सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया मेल इनफर्टिलिटी के बारे में।
अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप हमारे नंबर पे या हमें मेल कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है करने का प्रयत्न करेंगे।